गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो भी कमेंट्स आ रहे हैं बहुत शानदार हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के काफी जो कमेंट्स हैं इसमें आपने कहा कि सर आप रेगुलर क्लासेस क्यों नहीं लेते। तो देखिए, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हो सकता है इसमें थोड़ा अपने गैप मिल गया है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपकी सारी क्लासेस नियमित रूप से लगेंगी और आपका हर एक जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो सारा करवाया जाएगा। तो इस चीज से आप निश्चिंत रहें। आप लोग जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, उनका भरपूर आनंद लीजिए, अच्छे से उसको रीड कीजिए और हर एक जो सब्जेक्ट का जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, उनको एकदम अच्छे से आप सुनिए, देखिए और उनसे नोट्स भी बिल्ड कीजिए। वैसे हमारा जो ऐप है उसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो आप उनको एकदम अच्छे से अपने फेयर के अंदर उसको सेट करें। देखिए, काफी बच्चों के जैसे कमेंट्स आए हुए हैं कि सर आप इतने दिन कहाँ थे, रेगुलर नहीं लिए। तो सॉरी बेटा, बट वही है कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस चक्कर में मैं नहीं आ पाया। आपके पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो आप सर से बात कर लें, आपके जो नोट्स हैं वो सारे एकदम अपने ऐप पर अप टू डेट है ना, है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके ये नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो आप प्लीज सर से एक बार संपर्क जरूर करें। हाँ बेटा, किंसु नागर, हाँ बेटा मैं डेली क्लास लूंगा, आप निश्चित रहें। तन्मय, जीके फैक्ट, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद, थैंक यू। अंकित सेन, थैंक यू। सर आप प्लीज क्लास लिया करो। हाँ जितेंद्र बनेडा, है ना जितेंद्र, सॉरी बेटा मैं ले नहीं पाया, थोड़ा कहा ना कि थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आप निश्चिंत रहें, डेली आपकी क्लास लगेगी, आप एकदम निश्चिंत रहें। सर आप अच्छी बायो पढ़ाते हो और कोई नहीं पढ़ाता, धन्यवाद। गुड स्वरूप डीजे। तो ऐसा है फ्रेंड्स कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार, स्नेह और विश्वास हम पर बनाए रखा है। तो इसी विश्वास को आप कंटिन्यू रखें और विश्वास रखें कि आपको बहुत अच्छी जो एजुकेशन है ना, वो इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और आप लोगों के इसी प्यार की बदौलत आज हम डे बाय डे, है ना, पर दिन कोई एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं कि हम जो है वो टॉप में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपना प्यार, विश्वास जो है वो बनाए रखें और निश्चिंत रहें कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा, ये सारी जो हेडेक है, ये सारी जो प्रॉब्लम है, आप लोग हम पर छोड़ दीजिए। आप लोग तो बस मजे के साथ में आप हमसे जुड़े रहें और हर एक जो टॉपिक है, हर एक विषय का जो टॉपिक है उसको आप बड़े अच्छे से एंजॉय करें, अच्छे से इसको पढ़ें। और मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट कह सकता हूं कि आप लोग हमसे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी प्यार को, है ना, प्यार को बनाए रखें, मेंटेन रखें। आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग हम पर छोड़ दीजिए, है ना। आपको जो भी असुविधाएं हो रही हो उसको आप लोग कमेंट जरूर करें, आपकी हर एक असुविधा को हम जरूर उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो आप इन सब चीजों को तो टेंशन जो है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आप लोग टेंशन फ्री होकर के, एकदम बिंदास होकर के पढ़िए और हमसे जुड़े रहिए। चलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है वो बात कर रहे थे 11th में, हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 4 और 4 था हमारा प्राणी जगत। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? प्राणी जगत। तो फ्रेंड्स, प्राणी जगत यानी कि किंगडम एनिमेलिया में हमने दो एनिमल्स यानी कि दो जो ग्रुप हैं उनको हमने देखा था। फर्स्ट हमने देखा था पॉरीफेरा, राइट। देन हमने देखा था सिलेंट्रेटा, देन हमने देखा था सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको निडेरिया भी कहते हैं। इन दो एनिमल्स के ऊपर हमने चर्चा की थी, राइट।
कि पॉरीफेरा ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर यानी कि छिद्र होते हैं बॉडी के ऊपर, लाइक बाथ स्पंज, है ना, यू स्पंज या बाथ स्पंज, तो उनको हमने इसमें देखा था। देन सिलेंट्रेटा इनसे विकसित होते हैं, है ना, इनके अंदर अब उत्तक स्तर का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है। इनकी विशेषता कि इनके अंदर निडोब्लास्ट नामक एक जो सेल होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको निडेरिया या सिलेंट्रेटा इनको कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में आज हम न्यू जो हमारा टॉपिक ले रहे हैं वो है संघ टीनोफोरा। क्या है? संघ टीनोफोरा। अब देखिए, टीनोफोरा को आपके कंकतधर भी कहा जाता है। ये देखो सिंपल हिंदी वर्डिंग है ना, तो कहा जाता है मेन, अगर इसके इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसको समुद्री अखरोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड? इनको समुद्री अखरोट कहा जाता है। तो देखिए ये इसका एक एनिमल है ना, ये इसका एक एनिमल है जिसको आपने मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने किया होगा, चक्री। राइट फ्रेंड्स? तो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, प्यारे साथी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में ना बचपन में चक्री जरूर चलाई होगी, जैसे थम्सअप की जो एक कैप आया करती है उसमें छेद करके, है ना, या फिर जो अपने बटन होते हैं, बटन में डोरी डाल करके ऐसे चक्री यूज करते हैं। तो ये बताइएगा जरूर, है ना, अपने रियल नेम के साथ में कि किन्होंने किन किन बच्चों ने, किन किन मेरे साथियों ने चक्री जरूर चलाई हुई है। खैर चलो बात करते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर है लगभग उस तरीके से होती है ना। ठीक है, उसके बाद में बात करें इनको और क्या कहते हैं? कंकाल जेली या कॉम्ब जेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल जेली या कॉम्ब जेली भी इनको कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है भाई? द्विकोरिकी है। तो देखिए फ्रेंड ध्यान रखना, पॉरीफेरा, उसके बाद में सिलेंट्रेटा और उसके बाद में टीनोफोरा। तो इन तीनों में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिप्लोब्लास्टिक यानी कि द्विकोरक। क्लियर? अब देखिए, इनसे पहले हमने देखा था कि भी जो सिमेट्री है ना, पॉलीफेरा में नहीं थी। देन जो है अब इनके अंदर जो कौन सी आ गई? आपके रेडियल यानी कि अर्य प्रकार की सममिति इनमें प्रेजेंट होती है। राइट? तो देखिए फ्रेंड्स, इनको हमने बड़े अच्छे से देखा हुआ है कि अर्य सममिति किसे कहते हैं कि किसी भी जीव को किसी भी एंगल से काटा जाए तो उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, तो उनको अर्य सममिति कहते हैं। तो वो आपके इनके अंदर होते हैं। और सबसे और इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे के सारे मराइन वाटर होते हैं, यानी कि समुद्री जीव होते हैं। ये जो है आपके टीनोफोरा के जो भी सदस्य हैं, जो भी प्राणी हैं, वो आपके समुद्र में वास करते हैं। क्लियर? तो देखिए इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं अपने। एक तो टीनोफोरा को समुद्री अखरोट या सी वॉलनट कहते हैं। क्या कहते हैं? सी वॉलनट या कंकाल जेली या इनको कॉम्ब जेली कहते हैं। तो ये तो हो गई इनकी निकनेम की बात। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि सी वॉलनट किसे कहा जाता है या कॉम्ब जेली, है ना, किस सदस्य, किस ग्रुप के सदस्य को कहा जाता है? तो वो है फ्रेंड्स अपने टीनोफोरा। वो कौन है? टीनोफोरा। देन बात करें कि इनके अंदर क्या है कि आपकी ये सभी समुद्रवासी होते हैं, अर्य सममिति होते हैं और द्विकोरकी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर क्या है कि जैव प्रतिदीप्ति जो है ना, वो विशेष प्रकार की इनके अंदर पाई जाती है। सिलेंट्रेटा में हमने जैसे बात की थी कि इनके अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, उनको दंश कोशिकाएं या आपके निडोब्लास्ट कहते हैं। तो इनके अंदर भी क्या है कि प्राणियों के द्वारा प्रकाश जो उत्सर्जन है वो किया जाता है, उसको कहते हैं जैव संदीप्ति। क्लियर? देन बात करें कि ये इसके ग्रुप की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके अलावा बात करें कि इनके अंदर जो निषेचन वो कैसा होता है? वो आपके बाह्य होता है। अब देखिए कि निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन, देखिए फ्रेंड्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक का संलयन यानी कि फ्यूज होना, मिलना।
तो देखिए नर तथा मादा युग्मक का जो संलयन है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। A fusion of both male and female gamete are called fertilization, right? अच्छा, अब देखिए निषेचन जो है ये आपके दो प्रकार से होता है अभी। कैसे होता है अभी? दो प्रकार से। एक तो होता है बाह्य निषेचन। क्या होता है फ्रेंड्स? एक होता है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, और एक होता है आपके आंतरिक। एक होता है फ्रेंड्स आपके आंतरिक यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन किसे कहते हैं? कि नर तथा मादा युग्मकों का संलयन यानी कि फ्यूजन, मिलना, है ना। तो अब ये जो संलयन है, ये जो संलयन है ये बॉडी के अंदर हो रहा है यानी कि इनसाइड द बॉडी, या बॉडी से बाहर, उसको कहते हैं आउटसाइड द बॉडी। समझ रहे हो बात को? कि जैसे मान लीजिए नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, इनके मिलने की जो प्रक्रिया है, मिलने की जो प्रक्रिया है वो शरीर के अंदर है तो उसको आंतरिक कहेंगे, आंतरिक निषेचन। और यदि शरीर के बाहर है तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है फ्रेंड्स, रिपीट कर रहा हूं, यदि नर तथा मादा युग्मकों का जो फ्यूजन है, जो संलयन है ना, मिलना, संलयन का मतलब है मिलना, मिलना, फ्यूज होना या जुड़ना, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो वो जो फ्यूजन है बॉडी के अंदर हो तो उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन, है ना। उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। यानी कि नर तथा मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, उसको क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। और वही बाह्य में क्या लिखेंगे? बाह्य में अपने लिखेंगे कि युग्मकों का संलयन, है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर, शरीर के बाहर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि युग्मकों का जो मिलन है शरीर के बाहर होता है तब तो उसको कहते हैं बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यदि युग्मकों का जो मिलन है ना, फ्यूजन जो है वो शरीर के अंदर होता है तब उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। क्लियर फ्रेंड्स? चलो अब एक चीज और बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, निषेचन जैसे इसकी बात करें, इनके अंदर जो निषेचन है वो क्या होता है अभी? बाह्य निषेचन। तब ये बात तो आपको समझ में एकदम अच्छे से आ गई होगी कि निषेचन किसे कहते हैं। और इनमें फ्यूजन, मिलन के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो ध्यान रखिएगा कि इनके जो प्राणी हैं ये दोनों, है ना, नर तथा मादा, ये अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं और रैंडमली आपस में मिल जाते हैं, तो इसको बाह्य निषेचन कहते हैं। अब देखिए निषेचन के बाद में बताएं फ्रेंड्स क्या बनता है? निषेचन के बाद में फ्रेंड्स युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, राइट। जायगोट जो है वो आगे धीरे धीरे विकसित होकर के भ्रूण, और भ्रूण से आगे एक नए जीव का निर्माण होता है यानी कि न्यू बॉडी बनती है। अब देखिए, कुछ ऐसे प्राणी जो होते हैं उनमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जैसे टीनोफोरा। अब अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है? देखिए अप्रत्यक्ष, अब देखिए इसमें अपन बात कर लेते हैं कि जो विकास है ना, जीवों का जो विकास है, विकास कह दूं या परिवर्धन कह दूं, विकास कह दूं या परिवर्धन, है ना, यानी कि डेवलपमेंट। अब विकास या परिवर्तन जो है, आप ये देखिए वर्ड्स को आप बार बार पढ़ोगे, इसलिए हम यहां इसकी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो विकास या जो परिवर्तन है ये फ्रेंड्स दो प्रकार से होता है। क्या होता है भाई? दो प्रकार से। एक तो आप पढ़ोगे प्रत्यक्ष, एक आप पढ़ोगे प्रत्यक्ष, इसको कहते हैं डायरेक्ट, एक आप पढ़ोगे अप्रत्यक्ष, एक आप पढ़ोगे अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। अब देखिए प्रत्यक्ष का मीनिंग क्या है, अप्रत्यक्ष का मीनिंग क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रत्यक्ष का मीनिंग है इनके बीच में कोई भी मीडिएटर स्टेज नहीं आएगी, यानी कि इसको कहते हैं लार्वा। लार्वा जो अवस्था है,
लार्वा जो अवस्था है वो फ्रेंड्स इनमें अब्सेंट होती है। यानी कि ऐसे प्राणी जो क्या करें जो आपके सीधे बच्चे है ना, यूं कहूं कि सीधे संततियों को उत्पन्न करे, सीधे संततियों को उत्पन्न करे या सीधी संततियां बने ना, सीधी संततियों को उत्पन्न करे। क्लियर? इट मींस इनमें लार्वा नामक जो अवस्था है। अब देखिए लार्वा क्या चीज है सर, है ना? आपने मच्छर का तो नाम सुना होगा, तो आपने टीवी में काफी ऐड भी देखा होगा है ना, इनकी पानी को इकट्ठा ना करें, है ना, जैसे कूलर वगैरह है या बाहर नाला वगैरह है या कोई भी बरसाती जो पानी है उसको इकट्ठा ना होने दे, कारण कि वहां मच्छर के लार्वा बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो लार्वा जो है वो इनकी इनडायरेक्ट स्टेज है, यानी कि जब इनमें निषेचन के बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं लार्वा। जैसे एग्जांपल दो सिंपल सा, मेंढक के लार्वा को कहते हैं टेडपोल लार्वा। क्या कहते हैं? टेडपोल लार्वा। तो टेडपोल से ही मेंढक बनते हैं बाद में, है ना। और या आप यूं मान लीजिए इनके जो एग है ना, एग, तो उस स्टेज को आप ऐसा समझ लीजिए कि डायरेक्ट जीव नहीं बनते, पहले एक एग की तरह, अंडे की तरह कोई स्ट्रक्चर बनती है, आप यूं मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें बाकायदा एक जीव की स्ट्रक्चर होती है। तो या आप यूं मान लीजिए कि किसी भी जीव का बचपन समझ लीजिए, उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लार्वा। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे जिनमें परिवर्धन या विकास, आप एक वर्ड पढ़ोगे क्या होता है? प्रत्यक्ष। तो आप दिमाग में ये सेट कर लेना कि कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती, यानी कि सीधा जीव बनता है। अभी क्लियर? चलो, अब ये आप समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इनके बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट अवस्था आती है, जिसको आप कह सकते हो कि लार्वा अवस्था, है ना। तो लार्वा अवस्था इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। देन जो है विकसित जो जीव है ना, विकसित जीव या प्राणी है ना, वो बाद में डेवलप होते हैं। मतलब लार्वा कोई अविकसित कोई अवस्था होती है, आप यूं मान लीजिए, वो प्रेजेंट होगी। देन क्या है कि जो जीव है वो विकसित होता है। बात समझ में आई फ्रेंड्स? रिपीट कर देता हूं कि विकास या परिवर्तन जो डेवलपमेंट है वो आपके टू टाइप से होता है, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट यानी कि आपके अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अब अपन बात करते हैं वापस कि देखिए जो संघ टिनोफोरा है उनके अंदर जो परिवर्तन है वो आपके अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट होता है। और फिर बात करें एग्जांपल, इनको प्लूरोब्रैंकिया या टीनोप्लाना कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनोप्लाना कहते हैं। तो ये इनके एग्जांपल्स होते हैं, राइट। चलो अब फ्रेंड्स अपन बात करें अपना अगला जो अपना प्राणी है, अगला जो संघ है वो है संघ आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इनको चपटेकृमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको चपटेकृमि भी कहते हैं। अब देखिए, इसको आपको मैं बताऊं सिंपल भाषा में, आपने रिबन देखा होगा, है ना। जो बच्चियां जो होती है ना, बालिकाएं, जो बालों में पहले कभी डाला करती थी, है ना, रिबन जिसको कह सकते हो, फीते, या आप इसको निवार भी कह सकते हो। नहीं तो और सिंपल में बात करूं तो आप यूं मान लीजिए कि जो छोटी छोटी लंबी जो रस्सियां नहीं होती क्या, पट्टियां, उनकी तरह इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। कारण कि इनके जो प्राणी है वो पृष्ठधर रूप से, है ना, पृष्ठधर रूप से क्या होते हैं? चपटे होते हैं। अभी क्या होते हैं? फ्लैट। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो इनके जो बॉडी है ना, इनकी जो बॉडी ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सी हो, है ना, रस्सी की तरह हो। तो एक चीज, दूसरा इनके अंदर क्या है कि छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, खंडी भवन पाया जाता है। ठीक है, तो वो आप यहां एकदम अच्छे से देख सकते हो। खैर, इनको चपटेकृमि कहा जाता है, कारण कि इनका जो पृष्ठ आधार है ना, पृष्ठ जो आधार है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है, जैसे हमारा हाथ जैसे है। तो इस तरीके से इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, एक चीज तो ये। देन बात करें कि ये होते क्या है? द्विपार्श्व सममित होते हैं। देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, यहां से अब द्विपार्श्व सममित स्टार्ट हो गया है।
इससे पहले जो हमने 3 ग्रुप पढ़े थे ना, 3 जो समूह पढ़े थे, है ना, उसमें आपके पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, वहां तक द्विपार्श्व सममिति नहीं आई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो द्विपार्श्व सममिति जो स्टार्ट हुई है वो आपके यहां से स्टार्ट होगी। क्लियर? फिर ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां से त्रिकोर की जो अवस्था है वो स्टार्ट हो गई। यहां से त्रिकोर की जो अवस्था है वो स्टार्ट हो गई। तो देखिए, याद रखने के लिए ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं, हम पढ़ क्या रहे हैं, चौथा नंबर प्राणी पढ़ रहे हैं, तो -1 कर देना भाई, -1 कर देना। यानी कि इनके अंदर त्रिकोर की यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गई। इट मींस ये जो प्राणी है, ये प्राणी आपके एक्टो, मीजो एंड एंडो, इन तीनों से मिलकर के इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ठीक है, देन बात करें कि अभी भी क्या है, अप्रहुईय। ये कौन है अभी? अप्रहुईय। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें अप्रहुईय प्राणी आ रहे, यानी कि असलोमेट जो प्राणी है वो सब कुछ आ रहे हैं। अब यहां से देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये वो समूह है जहां पर अंग लेवल का, है ना, ऑर्गन लेवल का जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कहीं पर भी ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। क्लियर? इससे पहले हमने टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और पॉलीफेरा देखा, है ना, तो वहां तक केवल टिश्यू लेवल तक था। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वो जो ग्रुप है, वहां से अंग स्तर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर संगठन जो है वो पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस संघ से अंग तंत्र प्रकार का शरीर संगठन स्टार्ट होता है, तो वो है अपना फ्रेंड्स संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ज्वाला कोशिका, यानी कि इसको फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो सेल है ये परासरण नियमन, है ना, परासरण नियमन और उत्सर्जन में क्या है, ये सहायता करती है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्वाला कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये वो स्तर है, ये वो अंग है ना, वो संगठन है जीवों का जिसमें, ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ सिस्टम डेवलप हो गया है, यानी कि अंग तंत्र बन चुके हैं। तो ये पहला ग्रुप है जिसमें उत्सर्जन से संबंधित जो स्ट्रक्चर है वो उत्पन्न होने लग गई है ना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वो संघ है या वो प्राणी है। पहली चीज क्या कि इनमें अंग स्तर का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन इनके अंदर उत्सर्जन से संबंधित, है ना, एस्किरेटरी सिस्टम से संबंधित स्ट्रक्चर्स भी धीरे धीरे अपने प्रिमिटिव लेवल पर स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो ज्वाला कोशिका है वो क्या काम करती है, उत्सर्जन और परासरण का जो नियमन है वो करती है। अब कहोगे सर ये परासरण नियमन क्या है या नियंत्रण क्या है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनकी बॉडी में जल लेवल को, है ना, वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए ये काम आता है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में जो किडनी है ना, एक्स्ट्रा पानी को यूरिन यानी कि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक उसी तरीके से यहां पर वो काम किया जाता है। राइट, चलो तो फ्रेंड्स एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस है ना, इनको प्लेटीहेल्मिन्थेस क्यों कहा जाता है, इनको चपटेकृमि भी कहते हैं। ठीक है, कारण कि इनका जो पूरा जो बॉडी है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है। इसमें देखिए ये आगे का जो पार्ट है, इस पार्ट ये होता है आपके मुख, जैसे इन दोनों में देखते हैं मुख कहते हैं, ठीक है, और ये इनका पूरा बॉडी इस तरीके से बटा होता है। इसको कहते हैं आपके फीताकृमि। ये कौन है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं आपके फीताकृमि। तो ध्यान रखना, कृमि जो होते हैं ना, लटों की तरह आप कह सकते हो कृमि, है ना, तो वो इनके अंदर काउंट होता है और इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो फीते की तरह है, इसलिए इसको फीताकृमि कहते हैं। और ये जो है इसको कहते हैं आपके लिवर फ्लूक। क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है लिवर फ्लूक कहा जाता है। लिवर फ्लूक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिवर फ्लूक, या इसको पर्णकृमि। क्या कहा जाता है अभी,
पर्णकृमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णकृमि। क्या नाम क्या है इसका? इसका नाम है फ्रेंड्स फेसियोला। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि फेसियोला को और क्या कहते हैं। तो फेसियोला को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके पर्णकृमि या लिवर फ्लूक कहते हैं। क्या है कि ये जो जानवर है ना, भेड़ वगैरह, उनका जो लीवर है ना, लीवर यानी कि यकृत, तो उसके यकृत का कृमि है भी। क्या है भाई? ये उसके यकृत का कृमि है, यानी कि इनके ये जो जानवर है ना, भेड़ वगैरह, उनके लीवर को ये इन्फेक्टेड कर देते हैं और वहां ये बीमारी करते हैं, है ना, उनको संक्रमित कर देते हैं। इसलिए इनको यकृत कृमि या लिवर फ्लूक और या फिर इसको पर्णकृमि भी कहा जाता है। और एक्चुअल नाम क्या है? एक्चुअल नाम है इसका फेसियोला। अब देखिए इनका जो मुख है ना, मुख के सराउंडिंग में चूषक क्या होता है भाई? मुख का जो सराउंडिंग है उसमें चूषक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं फ्रेंड्स? इनके अंदर चूषक पाए जाते हैं। अब चूषक क्या करते हैं? चूषक क्या करते हैं? चूषक है ना, ये सक करने का यानी चूसने का काम करते हैं। विशेष प्रकार, जैसे ये मुख हो गया, विशेष प्रकार कोशिका हो गई, और जहां पर टिकते हैं वहां से ये शक यानी कि चूसने का काम करते हैं। ठीक है, खैर वापस से अगर बात करें तो प्लेटिहेल्मिन्थेस को चपटेकृमि भी कहते हैं। और यहां से अंग स्टार्ट हो जाता है, यहां से विशेष प्रकार के उत्सर्जन जो कोशिकाएं हैं वो भी डेवलप हो जाती है। इसको कहते हैं आपके ज्वाला कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल कहते हैं। क्लियर? अब इनके एग्जांपल्स की बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, जैसे आपके टीनिया है ना, इसको टीनिया सोलेनम कहते हैं, इसको फिताकृमि, जैसे ये रहा फेसियोला यानी कि लिवर फ्लूक कहते हैं। अब इसमें देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्लेनेरिया। क्या नाम है फ्रेंड्स? प्लेनेरिया। क्या चीज है कि प्लेनेरिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? प्लेनेरिया को कहते हैं चाकू की नोक पर जीवित प्राणी है ना, क्या कहते हैं? चाकू की नोक पर जीवित प्राणी। किसको कहते हैं? प्लेनेरिया को। प्लेनेरिया किसको कहते हैं फ्रेंड्स? प्लेनेरिया को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए क्या है कि प्लेनेरिया को, जैसे मान लीजिए ये प्लेनेरिया है ना, ये प्लेनेरिया का जीव है, ये आपके प्लेनेरिया का जीव है। ठीक है, इस तरीके से क्यों? अब इसको आप क्या करें, कितने भी टुकड़े कर दें, इसके आप कितने भी टुकड़े कर दें, जैसे मान लो उसके आपने ऐसे 2-3 टुकड़े कर दिए, तो इसका हर एक जो पीस है, जैसे ये मान लीजिए इसका हेड वाला पार्ट हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट और ये इसका टेल पार्ट है ना, मध्य का, बीच शीर्ष का, मध्य का और बीच का पार्ट। इनमें क्या होता है कि इतनी अपार क्षमता होती है कि ये क्या कर सकते हैं कि हर एक जो टुकड़ा है वापस से नए जीव का निर्माण कर लेता है, मतलब कि इसको आप कितना भी काटें, हर एक जो टुकड़ा है जिनमें विशेष कोशिकाएं जो होती है वो वापस से इसको निर्माण कर लेती है। और यही कारण है कि इसको चाकू की नोक पर जीवित प्राणी भी कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लेनेरिया। किसको कहते हैं? प्लेनेरिया। कारण कि इनके अंदर पुनरुद्भवन की, है ना, रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है। ठीक उसी तरीके से एक सिमिलर अगर एग्जांपल दूं तो हमारे नेल्स और बाल है ना, नाखून और जो बाल है उसको अपन कट करते हैं, वापस से आ जाते हैं। ठीक उसी तरीके से इनके अंदर भी पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। किनके अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है फ्रेंड्स अपने आपके क्या नाम है? प्लेटिहेल्मिन्थेस यानी कि प्लेनेरिया। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। क्लियर? चलो तो फ्रेंड्स आज का अपना जो क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन जो है वो ये है कि चपटेकृमि किसे कहते हैं? चपटेकृमि किसे कहते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि फीताकृमि किसे कहते हैं? फीताकृमि किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वाला कोशिका किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है सिलेन टेट्रा को और क्या कहा जाता है, यानी कि सिलेन टेट्रा का आपको निकनेम बताना है। सिलेन टेट्रा का आपको निकनेम बताता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिपीट करता हूं, चपटेकृमि किसे कहते हैं, फीताकृमि किसे कहते हैं, ज्वाला कोशिका जो है किस संघ के प्राणियों में पाई जाती है, और सिलेन टेट्रा को और क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक एकदम अच्छे से आपने देखा समझा है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को आप एकदम अच्छे से जवाब दोगे और अपने विद रियल नेम से, है ना। जैसा कि मैंने देखा है, मेरे काफी जो स्टूडेंट्स हैं अपने रियल नेम से ही आंसर करते हैं। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अपने रियल जो नेम है उससे आप रिस्पॉन्स करोगे। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।